everyone, I am Abjeet Kumar and you are watching Fearless Maths. मैथ्स आसान है. सो स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो बोलते हैं सर कितना भी कुछ कर ले मैथ्स में मार्क्स ही नहीं आता है. एमसीक्यू में तो कभी भी 20 आउट ऑफ 20 नहीं आया, हमेशा 16, 17, 13, 14 ऐसे ही आते हैं. सर क्या करें? तो आज इसी सवाल का जवाब लेकर मैं आया हूं. हमारे सीरीज का ये पार्ट 2 है जिसमें आज हम लोग 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. ये 20 क्वेश्चंस अगर आप देखें तो वो आपके पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कवर करता है. राइट, सभी चैप्टर से एक दो क्वेश्चन हमने पिक किया है. साथ में ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं. प्लस हम लोग आज ये भी देखेंगे कि वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अप्रोच क्या है. राइट, क्या अप्रोच हमें लेना चाहिए, इस पर भी हमारा फोकस होगा. क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम क्या महसूस कर रहे हैं कि कैलकुलेशन टाइम में कभी हमको हमारा अपने आप की कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं फॉर्मूलाज का यूज करके, बट उसे ना यूज करके हम लोग लॉन्ग मेथड में चले जाते हैं. तो उसे कब हमें अवॉइड करना चाहिए, कब लॉन्ग मेथड लेना चाहिए, ये सारी चीजों की बात आज हम करेंगे. So चलिए, without wasting time, let's quickly start our session. So let's start with the very first question. Here it is. If HCF of two number, that is 15 and 85, is 5, right? ये आपका दो नंबर है, 15 और 85 दो नंबर है, ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसका इसे कोऑर्डिनेट मत समझ लीजिएगा. HCF 15 और 85 की 5 है. हमें हमारी टास्क है एलसीएम निकालने की. तो हमने पिछले क्लास में भी देखा था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था. क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, राइट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF, ये दोनों नंबर की HCF एंड ओके. तो अब इसी फॉर्मूला को अगर यूज करें तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम हम कह सकते हैं ना, ये जो दोनों नंबर है उसकी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई HCF, ये हम बोल सकते हैं. अब नाउ दोनों नंबर आपको पता है 15 एंड 85 है. सो 15 इंटू 85 अपॉन 5, क्योंकि HCF हमारी 5 है. 5 से अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं सो 15 3 टाइम्स में 85 इंटू 3 गिव्स यू 255. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट. देखिए अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है. क्या है? इन द गिवन फिगर the polynomial y is equal to fx has 2 zeros, 1 zero, no zero, infinite zero. अब ये एक कॉन्सेप्ट तो बहुत ही इजी है जो हम जानते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल y is equal to fx है, तो हम चेक करते हैं कि हमारा जो ग्राफ है y equal to fx की, वो कितने पॉइंट पे टच करेगी x एक्सिस को. जितने पॉइंट पे टच करती है उतना ही हमारा जीरोज होता है. तो यहां हम देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू fx एक भी पॉइंट पे टच नहीं की है x एक्सिस को, इसलिए इसमें कितने जीरोज हैं? इसमें कोई भी जीरोज नहीं है. राइट, सो नो जीरोज आर देयर. हाँ, क्वेश्चन कभी कभी बदल जाती हैं जिसमें अगर वो सपोज एक पॉइंट पे टच भी कर रही हैं. अब वो सपोज कर लो कि पॉइंट है -4,0. तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू fx की, है ना, y इज इक्वल टू fx की ग्राफ है, तो इसमें जीरोज कौन से हैं? तो जब भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जीरोज पूछा जाए तो आप देखिए कि किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है. कोऑर्डिनेट की जो एब्सीसा होंगी दैट इज -4, वही आपकी जीरोज बनेगी. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं. अगेन quite interesting question. Let's see. The given lines represent by pair of linear equation. Means दो लाइन है, represent हो रही है pair of linear equation से. क्या है इक्वेशन? ax plus by equal to c and py plus qx equal to r are intersecting if. मीन्स आपसे कंडीशन पूछ रहा है कि इंटरसेक्टिंग होता है तो कैसे. तो यहां पर पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं. कंसेप्ट क्या है? For pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, कंडीशन होंगी
A1 A2 B1 B2 जीरो के इक्वल नहीं होगा एंड A1 A2 B1 B2 C1 C2 आर रियल नंबर। ये दोनों कंडीशन है, तब जाकर ये जनरल फॉर्म है। सो एज पर दिस जनरल फॉर्म हमारे पास तीन केसेस हो सकते हैं। इंटरसेक्टिंग की केस क्या है? इंटरसेक्टिंग की केस है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ऐसे केस में लाइंस हमारी क्या होती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। सेकेंड है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 विच इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये केस में लाइन क्या होती हैं? लाइन कोइंसिडेंट होती हैं, यानी एक के ऊपर एक होती हैं। और तीसरे केस में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये केस हमारी किसकी है? पैरेलल की है। तो इंटरसेक्टिंग में वन सॉल्यूशन होती है, इसमें इनफाइनाइट होती हैं और इसमें नो सॉल्यूशन होती हैं। ये भी याद रखना है आपको। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये किसके लिए? इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए है। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? सो ax प्लस by इज इक्वल टू c, राइट। और सेकेंड देखिए py से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्यों ना इसे अरेंज कर लेता हूं। अरेंज करके मेरे पास क्या हो जाएगा? ये qx मींस x को पहले लिख रहे हैं प्लस py इज इक्वल टू r। अब इंटरसेक्टिंग की केस ये वाली है, दैट इज A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर हम कंपेयर करें तो A1 के जगह A है, B1 A2 के जगह Q है, नॉट इक्वल टू B1 के जगह P है और B1 के जगह B है एंड B2 के जगह P है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन B। और इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड, अगेन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 3kx टाइम्स x minus 2 plus 2 equal to 0 are real and equal, then the value of k is or r। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं लास्ट टाइम भी बताया था स्टूडेंट्स, हम डिस्क्रिमिनांट फाइंड करते हैं, राइट। अब डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? सो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारा जो डिस्क्रिमिनांट होता है वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। एंड डिस्क्रिमिनांट तीन तरीके से आ सकते हैं, आइदर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा, या डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 होगा, या डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 होगा। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी दो रूट्स होते हैं ना, दोनों अलग अलग होंगे। इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है? रियल एंड इक्वल। और जब लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स। यही हमने पढ़ा है। तो यहां पर केस किसकी पूछी जा रही है? रियल एंड इक्वल की। तो ऐसे क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे, मींस आवर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसी को यूज करके हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं सजेशन आपको दूंगा कि आप क्या कीजिए, आप अपना जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म के फॉर्म में लिखिए। मींस हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3kx, ओहो वेट अ मिनट, ओके, क्या है? क्या है? 3kx मल्टीप्लाई विथ x माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इसे हम जनरल फॉर्म में बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 3kx स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म का। अब इसे आप कंपेयर कीजिए, तो यहां पर जो हमारा 3k है वो किसके इक्वल है? a के इक्वल है। सो आवर a इज इक्वल टू 3k। b किसके इक्वल है? तो माइनस 6k के। तो b हमारा क्या हो गया? माइनस 6k। और c इज इक्वल टू 2। अब हम डिस्क्रिमिनांट
नाउ एज पर द क्वेश्चन हमारा जो रूट्स है वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनांट मेरा क्या होगा, जीरो। अब डिस्क्रिमिनांट के नीचे उसका फॉर्मूला लिख, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, जीरो के नीचे जीरो, डिस्क्रिमिनांट के नीचे उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर लेते हैं, बी के जगह क्या है -6k, बी के जगह क्या है हमारा, ओहो, बी के जगह है हमारा 6k, यहां पेन चेंज कर लेते हैं। बी के जगह क्या है हमारा 6k स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह हमारा है 3k एंड सी के जगह है 2। हम सॉल्व किए तो क्या आया 36k स्क्वायर माइनस 24k। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी कॉमन आ रही है उसे ले लीजिए, 12k कॉमन हो रही है तो यहां 12 के टेबल में 36 3 टाइम्स में, 3k माइनस 2 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब ऐसे केस में हम बोल सकते हैं आइदर 12k इक्वल टू जीरो और 3k माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो जब 12k इक्वल टू जीरो होगा तो k की वैल्यू क्या, जीरो। जब 3k माइनस 2 इक्वल टू जीरो होगी तो 3k हमारी हो जाएगी 2 और k हो जाएगी हमारी 2/3। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, 0,2/3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2AP have the same common difference and their first terms are -3। ओके, यहां ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये -3 है, ये माइनस इसके साथ इंक्लूडेड है, -3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। देन द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म ऑफ बोथ AP इन ऑर्डर इज। अब यहां पर याद रखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी में भी आपकी एक इसी टाइप की क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन मुझे जैसा याद है कि 2AP हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, है ना, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ये कुछ ना कुछ उसी टाइप की क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस को अगर क्विकली बनाना है तो याद रखिएगा डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। लेकिन चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें अगर ये ओपन इंडेड क्वेश्चन होगी, ओपन इंडेड मींस एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं होंगी, तो कैसे आंसर करते हैं। तो ऐसे के लिए लिखिएगा 2AP, है ना, 2AP। तो AP फर्स्ट को आप बोलिएगा इस तरह से, ओके, A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, ये फर्स्ट AP हो गई। सेकेंड AP को आप मान लीजिए A1 A2 A3, ये हो गई सेकेंड AP। तो इन दोनों की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी A1 और कॉमन डिफरेंस D ही रहेगी, कॉमन डिफरेंस D। यहां से करेंगे तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी A1 और कॉमन डिफरेंस इसकी क्या हो जाएगी, इसकी भी D हो जाएगी। वाई, बिकॉज दे हैव सेम कॉमन डिफरेंस। अब चलिए बात हमारी किसकी हो रही है, वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, 100th टर्म फाइंड करना है। तो 100th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 100th टर्म के लिए A100 निकालते हैं। तो A100 क्या हो जाएगा, A प्लस 100 माइनस 1D। अब A1 के जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, A1 हमारी कितनी है, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP क्या है -3, यानी -3 प्लस 99D, ये हो गई A100 इसकी। इसकी बात करेंगे A100 की, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा A1 प्लस 100 माइनस 1D। तो ये हमारी A1 यहां पर क्या है 4 है, तो 4 लिख दिए प्लस 99D, ये हो गई इसकी A100। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। मींस एज पर द क्वेश्चन आवर टास्क इज टू प्रूव A100 माइनस A100। इसे ही पढ़ेंगे ना हम, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। तो इस A100 के नीचे हम क्या करते हैं, ये लिख देते हैं -3 प्लस 99D, इसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस इस A100 को क्या बोलेंगे
इस A100 की अगर हम बात करें, इस A100 की बात करें तो क्या होगा, 4 प्लस 99D। ये बार बार हो रहा है। आगे सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस 99D -4 प्लस माइनस माइनस 99D। 99D एक प्लस में है एक माइनस में है, कैंसिल हो गया। आपके पास रिजल्ट बच गया -3 -4 विच इज इक्वल टू -7। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। और याद रखिएगा, अब बहुत स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर क्यों हम लोग ये A100 को पहले क्यों लिखे, हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, इसे भी तो हम बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। लेकिन आप अगर सवाल में ध्यान दीजिएगा तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है AP इज इन ऑर्डर, क्योंकि अगर आप इसे लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में रिजल्ट बचती 4 माइनस -3 मीन्स 7 आ जाती। लेकिन ये अप्रोच हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है AP इज इन ऑर्डर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे मैं एक और सजेशन देता हूं स्टूडेंट्स, अब एग्जाम में हम लोग इतना टाइम, ये इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, ये तो अगर ओपन एंडेड हुआ तो करेंगे। अगर एग्जाम में मुझे बनाना होगा तो मैं सिर्फ 2 लाइन में इसे बनाऊंगा। कैसे 2 लाइन में बनाएंगे, देखो जो भी जब भी आ जाए सेम कॉमन डिफरेंस का क्वेश्चन, तो आप क्या कीजिए, जो भी फर्स्ट टर्म दोनों का दिया हुआ है उनकी डिफरेंस निकाल दीजिए, बस जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। बस इतना करके एग्जाम में निकल गए, 30 सेकेंड्स में बनाकर निकल गए। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। ये देखते हैं, रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। यहां पर ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड कर लीजिए। क्या है कॉन्सेप्ट, एनी पॉइंट दैट लाई ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0b। कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो वो 0b के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन बोला है एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट -2,3, लेट अस सपोज ये पॉइंट है -2,3 और दूसरा पॉइंट क्या है 5,-1। चलो ये हो गया सपोज 5,-1। अच्छा उल्टा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। यहां आप देख लीजिए, सपोज कीजिए ये जो लाइन है ये है यहां पर -2,3, ये क्या है 5,-1। एक पॉइंट है जो कि ये पॉइंट किस पर है, वाई एक्सिस पे है, तो ये किस फॉर्म में होनी चाहिए, ये फॉर्म में होनी चाहिए 0b के। अब मुझे पता न करना है कि ये किस रेशियो में है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये k:1 में ब्रेक किया है। ओके, तो k:1 में किया है, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, अगर सेक्शन फॉर्मूला में देखें तो जो भी कोऑर्डिनेट होगी पॉइंट की, इसे ए पी और बी बोल देते हैं। तो कोऑर्डिनेट जो होगी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होंगी, वो हो जाएंगी mx2 प्लस nx1 बाई m+n, और दूसरी हो जाएगी my2 प्लस ny1 बाई m+n। ठीक है, बस इसी को यूज कर लीजिए। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P 0b है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं। m के जगह k है तो k टाइम्स 5 प्लस 1 टाइम्स -2 अपॉन k प्लस 1, और यहां पर हो जाएगा k टाइम्स -1 प्लस 1 टाइम्स 3 अपॉन k प्लस 1। एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करें तो ये b से कंपेयर करने का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि मेरे पास k का वैल्यू नहीं आएगा। तो क्यों ना हम a से ही कंपेयर, एब्सिसा से ही कंपेयर कर ले। तो एब्सिसा से कंपेयर करेंगे तो ये जो रिजल्ट है हमारी, दैट इज 5k - 2 अपॉन k प्लस 1, ये इक्वल टू 0 होगी। अब k प्लस 1 को उस साइड भेज दीजिए, डिवाइड में, उस साइड गया मल्टीप्लाई में, तो ये भी कंप्लीट क्या हो गई 0। और यहां आपके पास क्या बच गया 5k - 2, तो k क्या निकलेगा, k निकलेगा 2/5, और यही आपका रेशियो हो गया 2:5। इसी तरह से बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, द लेंथ ऑफ मीडियन
BP of triangle ABC have vertices A, B, C is। देखिए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा यहां एक टर्म आ रही है मीडियन। तो पहले जानते हैं कि मीडियन क्या होती है। तो किसी भी ट्राइंगल में, ओके, इन एनी ट्राइंगल, ठीक है, मीडियन क्या होती है? मीडियन इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। यानी एक वर्टेक्स और उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसे हम मीडियन कहते हैं। तो यहां पर मीडियन हमारा क्या है? बीपी। तो ये बी और ये पी हमारा क्या हो गया? मीडियन। मींस एक तरफ ए होगा और एक तरफ सी होगा। ए की कोऑर्डिनेट दी गई है 5,1, सी की कोऑर्डिनेट दी गई है -3, -1, और बी की कोऑर्डिनेट दी गई है 1, 5। पी की कोऑर्डिनेट क्या होगी? वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ बीपी। तो पहले हमें पी की कोऑर्डिनेट पता करनी होगी। सपोज एक्स वाई ले लेते हैं। तो पी कहीं ना कहीं मिड पॉइंट है एसी का, है ना। तो पी अगर मिड पॉइंट है एसी का, तो यहां पर हमारा जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो क्या निकलता है? x1 प्लस x2/2। तो a हो गया, x1 है 5 और x2 है हमारा, अगर आप यहां ध्यान दीजिए तो x1 है हमारा 5 और x2 है -3। तो क्या बोलेंगे? 5 प्लस -3/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो 1, ये देखिए 1 है और -1 है, तो 1 प्लस -1/2। तो हमारा जो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 1, 0। नहीं, 5 - 3 is 2, 2/2, 1। तो 1/0 हो गया। अब हम अगर डिस्टेंस bp का निकालेंगे तो हम फॉर्मूला तो जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ये सबसे इजी है आपके लिए। अब यहां पर x1 x2 कौन है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर है बच्चों को कि सर कौन x1 x2। तो यहां देख लीजिए, अगर बीपी बोल रहा है तो ये x1, ये y1, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये कोऑर्डिनेट क्या आया है? 1, 0 ना। तो ये हो गया आपका x2 y2। अब पुट कर लीजिए, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो अंडर रूट में 0 प्लस 25, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5। सो 5 यूनिट इज योर आंसर। इन दिस वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं जानता हूं कि मैक्सिमम लोग देखते हुए बता देंगे सर ये तो बीपीटी है। क्यों? बिकॉज बीपीटी में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है पहले उसको हाइलाइटर से मैं बता देता हूं। बीपीटी में पढ़े हैं कि इन अ ट्राइंगल लाइन, a line which is drawn parallel to one side of a triangle divide the other two side in the same ratio। सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक लाइन है, कौन सा लाइन है? डीई, जो कि पैरेलल है AB से। अब DE जो पैरेलल है AB से, तो ये DE क्या करेगा? डिवाइड करेगा AC एंड CB को सेम रेशियो में। सो हम कह सकते हैं बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमारा जो CD अपॉन DA होगा वो इक्वल किसके होगा? CE अपॉन EB के। अब CD है हमारा x + 3, DA है हमारा 8x + 9, C है x और EB है 3x + 4। अब कुछ तो बचा ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो x टाइम्स 8x + 9, ये क्या हो जाएगा? x + 3 मल्टीप्लाइड विथ 3x + 4। यहां आप देखिएगा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? 8x² + 9x। इधर सॉल्व करते हैं तो 3x² + 4x + 9x
प्लस 12, जिसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तरफ ले आते हैं सभी को। सो 8x² प्लस 3x उस साइड गया, माइनस 3x², फिर पहले से यहां प्लस 9x है, प्लस 4x इस साइड गया तो माइनस 4x, प्लस 9x उस साइड गया माइनस 9x, प्लस 12 उधर गया माइनस 12 इक्वल टू 0। 9x एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल हो गया। सो फाइनल रिजल्ट आपका बचा 5x² माइनस 4x माइनस 12। अब सिंपली आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x², या 60 को करना है तो 10 और 60 में ले लेते हैं। सो माइनस 10x प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5x कॉमन आ गया, हमारा रिजल्ट हो गया x माइनस 2, प्लस 6 कॉमन आ गया, रिजल्ट अगेन आया x माइनस 2। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि आइदर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो जिससे x आ जाएगी हमारी क्या, -6/5, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, तो ये दो है x की वैल्यू। अब कभी कभी आप क्या देखिएगा कि आपको ऑप्शन में दोनों दिखेगा। सपोज कीजिए ये 5 के जगह ऑप्शन में ये भी है -6/5। ऐसे केस में आप आंसर किसको करिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है ना। फिर क्या है, फिर तो फंस जाएंगे, कैसे करेंगे आंसर। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि सीई एक डिस्टेंस एक लेंथ बता रहा है, तो x वो तो x यूनिट की है, तो x कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है। तो इसीलिए -6/5 सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू 2। यानी अगर कभी कभी ऑप्शन भी अगर इस तरह का दे दे तो परेशान नहीं होना है, डायरेक्ट आंसर करना है, पॉजिटिव को आंसर आप कंसीडर करेंगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। सी, from a point x the length of tangent to the circle is 15 and distance of point x from the center is 17, then the radius of the circle is। अब सबसे पहले बोला गया है सर्कल की बात हो रही है तो एक सर्कल बनाए, और स्टूडेंट मेक श्योर सर्कल है तो कुछ ना कुछ सेंटर होगा। फिर कहता है फ्रॉम अ पॉइंट x, तो बाहर कहीं पॉइंट x है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, मींस यहां से कोई एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। सपोज एक्स वाई है टेंजेंट, ये कितनी है 15 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट कहता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x फ्रॉम द सेंटर इज 17, यानी सेंटर से जो x की डिस्टेंस है वो कितनी है 17 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड रेडियस, रेडियस निकालनी, तो उसके लिए OI को ज्वाइन कर देते हैं। अब एक थ्योरम याद रखिएगा, रेडियस is perpendicular to the tangent at point of contact। ठीक है, यानी एक्स वाई अगर टेंजेंट है तो वाई मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल का, तो जो रेडियस OI है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट एक्स वाई पे। तो इससे क्या मिला, इससे तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला ना, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल में 17 हाइपोटेन्यूज है, एक साइड है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम OI हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। अब देखिए 17 और 15 की सबको स्क्वायर याद होती है, तो कैलकुलेशन में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए, 289 माइनस 225। सॉल्व किए तो अंडर रूट 64, रिजल्ट आ गया 8 यूनिट। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर इज योर आंसर। इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 37 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, the length of the chord of the larger circle that touches the smaller circle r। अब यहां देखिए
आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होती हैं? जिनकी सेंटर इक्वल सेम होती है। टू और मोर सर्कल विच हैज सेम सेंटर। ये सेंटर को O मान लिए। एक की रेडियाई 37, दूसरी की 12। तो मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी लार्जर सर्कल की एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है? लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑन द सर्कल दैट टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो यहां सपोज करते हैं कि ये एक कॉर्ड है जो टच कर रहा है, ए बी एक कॉर्ड है जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को। अब बड़ा वाला का रेडियस कितना बताया गया है? 37। छोटे वाले का रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो क्या हम यहां, अगर ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उसी का इस्तेमाल करके हम क्या बोलेंगे? OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। सो OP परपेंडिकुलर है AB पे, तो यहां मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है। अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की हम AP निकालना चाहें तो AP हमारी क्या होगी? AP होगी अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है? 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा, 37 की स्क्वायर किसी को याद नहीं रहती है, तो यहां पर आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ए प्लस बी और ए माइनस बी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हम इसका इस्तेमाल देखिए कर लेते हैं। तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा? 49 इंटू 25। अब कौन मल्टीप्लाई करने जाए? इससे ज्यादा बेटर नहीं होगा? इसे मैं लिख दूंगा 7 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। यहां से बाहर आ जाएगा मेरा क्या? अब 7 पर स्क्वायर है तो 7 रूट से बाहर आ गया, 5 पे स्क्वायर है तो 5 रूट से बाहर आ गया, तो एपी हो गई 35। अब ये बताइए, ये कैलकुलेशन का अप्रोच अच्छा है, या हम पहले 37 का स्क्वायर निकालते, फिर 12 का स्क्वायर निकालते, दोनों को सब्सट्रैक्ट करते, फिर रूट में एक बड़ा सा नंबर मिलता, फिर उसको प्राइम फैक्टराइज करके हम लोग उसका रूट निकालते? काफी डिफिकल्ट टास्क था। तो उससे बेटर है कभी कभी कैलकुलेशन हम इस तरह से कर लें। ठीक है, अब एपी तो हमारा आ गया 35। तो एपी तो लेंथ ऑफ, अब आप ऑप्शन देखिएगा कितना स्मार्टली ऑप्शन लिखा गया है। 35 भी है आपके ऑप्शन में, बट ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ एपी निकाला, पीवी तो बचा है, और पीवी भी हमारा 35 हो जाएगा। क्यों 35 हो जाएगा? बिकॉज वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्लास 10 में हमने पढ़ा था। ओके, वेट अ मिनट, हमने क्लास 10 में पढ़ा था परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर कोई कॉर्ड है तो सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर आएगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो यहां सेंटर O से OP एक परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे, तो ये 35 ये 35, तो हमारा AB निकल गया क्या? 70। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और यही सब छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, और अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो कैलकुलेशन इस तरह से रखिए। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अगेन अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। क्या है कॉन्सेप्ट? यहां लिखा हुआ है इफ ए कॉस थीटा इक्वल टू बी देन कोसेक थीटा इज, क्या है? ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी, तो भैया कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा ना बी अपॉन ए, राइट? अब हमारा टास्क है कोसेक थीटा। अब आप बताइए, क्या कोई आप आइडेंटिटी पढ़े जिसमें कॉस और कोसेक का रिलेशन हो? ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसमें कॉस और कोसेक के बीच में रिलेशन हो। मैं मतलब अभी हम स्क्वायर आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो हम क्या करते हैं? कोसेक का रिलेशन ढूंढते हैं। तो कोसेक कहीं ना कहीं इनवर्स है किसका? साइन का। तो यानी अगर हम साइन थीटा निकाल ले तो उसका इनवर्स करके कोसेक मिल जाएगा मुझे, राइट? तो अब हमारा टास्क हो गया है साइन थीटा निकालने का, और साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशन है। क्या है रिलेशन? दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ऐसे केस में
अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो साइन थीटा होगा वो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सिंपली अगर वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। रूट को सेपरेट कर ले तो ऊपर में तो रूट रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट नीचे की रूट रिमूव होके सिर्फ ए बचेगी। तो ये तो मेरा साइन थीटा हो गया। हमारा साइन थीटा क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब साइन क्या है, 1 अपॉन कोसेक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो जब हम सिर्फ कोसेक थीटा की बात करेंगे, राइट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, इनवर्स निकाल लीजिए, यानी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी। तो ये सब काफी इजी है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, फाइंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखने में कितना टफ लग रहा है, बट इसका आंसर बहुत ईजी है, दैट इज 1। अब बोलिएगा कैसे। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं स्टूडेंट्स, आप अपना वैल्यू लिख लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसे निकालना है। एक्स के जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर है ना तो इसलिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। क्लियरली ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर कैंसिल आउट, बच क्या गया आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये तो आइडेंटिटी है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज 1। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। फिर से एक ट्री की क्वेश्चन आ गई, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। अ ट्री 2 मीटर हाई, तो एक पहले ग्राउंड बना ले। एक ट्री है 2 मीटर हाई की, ठीक है। कास्ट अ शैडो ऑन द ग्राउंड हुज लेंथ इज 2√3, तो सपोज यही ग्राउंड है, इसकी हो गई 2√3। अब शैडो कैसे होगा, तो ऊपर सूरज है तो सूरज एक एलिवेशन पर अपना सनरे फेंकेगा। ओके, ये सपोज सी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो आवर टास्क इज टू फाइंड दी सन एलिवेशन। सन एलिवेशन मतलब ये एंगल आपको निकालना है। अब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था और आप भी जानते होंगे कि अगर ये थीटा है तो थीटा का अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर और थीटा के अलोंग साइड को बेस कहते हैं, ठीक है। और तो यहां पर मुझे वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस की पता है। यहां पर अगर आप देखिए तो वैल्यू मुझे परपेंडिकुलर और बेस की है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, दो ही रेशियो है, आइदर tan नहीं तो cot, किसी एक का यूज कीजिए। मैं tan का यूज करता हूं, तो जब tan थीटा लिखेंगे तो वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 2√3, 2 कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन tan थीटा क्या बचा, 1 अपॉन √3, और 1 अपॉन √3 tan 30 में आता है, राइट। तो ऐसे कंपेयर अगर करेंगे तो थीटा हमारी क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इज योर आंसर, क्वाइट इजी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। अ पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 3.75, राइट। पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 3.75 सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस इज, उसकी रेडियस क्या होगी। अब स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन जब रहें,
आप क्या कीजिए, पहले तो सभी का मीनिंग समझिए। क्वाड्रेंट होता क्या है? क्वाड्रेंट होता है एक सर्कल को जब आप 4 इक्वल भाग में बांटते हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी क्वाड्रेंट की जो सेंट्रल एंगल होती है वो कितनी होती है? 90 डिग्री की। तो अब अगर हम यहां सिर्फ क्वाड्रेंट बनाएं, सपोज ये आपकी क्या है? क्वाड्रेंट है, ठीक है, ओ ए बी, है ना, ये आपकी क्वाड्रेंट है। तो इसकी अगर पेरीमीटर की बात करें क्वाड्रेंट ओ ए बी की, तो वो क्या हो जाएगी? पहले तो दोनों रेडियस ओ ए प्लस ओ बी, और साथ में लेंथ ऑफ आर्क ए बी, जो आर्क होगी ए बी की वो लेंथ। ये दोनों तो बड़ा आसान है। अब पेरीमीटर देखिए आपको दे दिया गया है 3.75 सेंटीमीटर, 3.75 सेंटीमीटर। ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। सो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहां पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, यहां होगा 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, 2 पाई आर। सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 2r प्लस 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 90 कट गया, ये कितना 4 टाइम्स में, 2 कैंसिल किया 4 को 2 टाइम्स में, तो रिजल्ट आपको मिला 2r प्लस पाई आर बाई 2। ये हो गया कितना? 3.75। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए एलसीएम यहां पर ले लीजिए, तो ये क्या एलसीएम में 2 आई, तो ये हो जाएगी 4r प्लस पाई आर, और यहां पर वही 3.75 है। मैं सजेस्ट करूंगा 2 को आप उस साइड भेज दीजिए, तो आप जैसे 2 को उस साइड भेजेंगे तो 3.75 इंटू 2 विच इज इक्वल टू, यहां पर r आप कॉमन ले लीजिए, तो रिजल्ट बनेगा पाई प्लस 4। यहां सॉल्व किए तो हो जाएगा 7.5 इज इक्वल टू r इंटू, इनको सॉल्व कर लीजिए, 22 अपॉन 7 प्लस 4। फर्दर सॉल्व किए 7.5 विच इज इक्वल टू r इंटू, एलसीएम लीजिए 7, तो ये क्या हो गई 22 प्लस 28। अब 7 मल्टीप्लाई, 7 डिवाइड में है इन दोनों से, उस साइड गया मल्टीप्लाई में, तो 7.5 इंटू 7 इज इक्वल टू r इंटू 50। अब 50 को भी नीचे ले आइए, तो सिर्फ अगर r हम निकाले तो वो क्या है 7.5 इंटू 7 अपॉन 50। पॉइंट रिमूव, एक जीरो आ गया, 500 ये हो गया। 5 के टेबल में ये 100, और ये कितना 15, 15 7 जा 105 अपॉन 100, तो इसलिए r हमारा क्या हो गया 1.05। अब ये अभी तक मैंने कहीं पर यूनिट चेंज नहीं किया था, तो यूनिट अगर हमारा सेंटीमीटर में था तो रिजल्ट भी हमारा किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर में। सो योर आंसर इज 1.05 सेंटीमीटर। तो यहां लगता है मिस्टेक है, 1.05 ये सेंटीमीटर होना चाहिए, सॉरी। ओके, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ यूनिट्स में लगता है गलती हुई है, मिलीमीटर मिलीमीटर लिखा गया है, बल्कि 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगेन इंटरेस्टिंग वन, अ काउ इज टायर्ड टू रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर एट अ पॉइंट ऑन रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD, द एरिया ऑफ द फील्ड लेफ्ट अनग्रेज्ड। अब देखिए काउ को इतना बड़ा में बांध दिया गया है, तो अब वो अगर चरना चाहेगा तो वो इतना ही चर सकता है, ठीक है। लेकिन आप देखिए काऊ यहां पर बंधा हुआ है, तो काऊ अगर रेक्टेंगुलर फील्ड में इतना ही में ग्रास लगा हुआ तो वो सिर्फ इतना पार्ट को वो क्या करेगा? ग्रेस करेगा, बाकी पार्ट तो खाली रह जाएगा। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस पार्ट। तो हमें एरिया ऑफ अनग्रेज्ड पार्ट के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले
अगर एरिया हम निकालना चाहते हैं तो एरिया हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस करना होगा, ये 90 डिग्री है तो 90/360, पाई के जगह 22/7 आर स्क्वायर। आर का रेडियस का काम कौन करेगा? ये 5 करेगा, क्योंकि ये पूरा सर्कल है ना, तो रेडियस का काम कौन करेगा? 5 करेगा, तो 5 × 5। अब आप इसे फर्दर सॉल्व कीजिए, ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो 7 × 5 माइनस 1/4 × 22/7 × 25, ये हाफ हो गया, ये 11 हो गया। फर्दर सॉल्व किए 35 माइनस, मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट आप इसको अलग से सॉल्व कीजिए, ठीक है। 11 5 जा 55, 5 कैरी 2, सॉरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27/14। अब मैं अगर कैलकुलेशन का आपको एडवाइस करूं तो बहुत कोई कहेंगे एलसीएम लो फिर सॉल्व करो, फिर ऐसा काम बिल्कुल नहीं। आप क्या कीजिए, कैलकुलेशन का टिप एंड ट्रिक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा 35 की जगह 35 लिखिए, माइनस जो भी आएगा उसे ना पॉइंट में लिखिए, पॉइंट में रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉइंट में जैसे 14 1 जा 14, 135 आया, सो 14 9 जा 49 जा आपकी हो गई 126, 126 और बच कितना गया? 9 बचा, 90, तो ये लगभग आपका आ जाएगा फिर 6 और 4, हाँ। तो इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करिएगा तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा? 19.64 अगर घटा दें तो 0.36 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 15.36 इज योर आंसर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है, ये बेटर रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अ प्लेइंग बोर्ड। चलिए एक प्लेइंग बोर्ड बना लेते हैं, तो ये रहा मेरा प्लेइंग बोर्ड, हैज 3 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट, रेड ग्रीन एंड व्हाइट, जिसके एरिया है वो किस रेशियो में है? ये रेशियो है, एरिया इज इन द रेशियो 4:2:1। तो एरिया एक 4 के रेशियो में है, एक 2 के रेशियो में है, एक, यानी ये रेड पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है और ये व्हाइट पार्ट है। नाउ इफ अ डाई इज थ्रोन ऑन द बोर्ड, अगर एक डाई को फेंक दिया जाता है बोर्ड पे, देन प्रोबेबिलिटी दैट डाई डज नॉट फॉल इन ग्रीन एरिया, डाई आपका ग्रीन एरिया में नहीं फॉल करे, तो ऑफ कोर्स ये रेशियो देख लेते हैं 4:2:1, तो ग्रीन में फॉल नहीं करना चाहिए, तो 4 + 1 5 हो गया, 5 और टोटल है 7, सो 5/7 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में पढ़े हैं ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट वो क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम है डाई डज नॉट फॉल इन ग्रीन एरिया, यानी ग्रीन एरिया को छोड़ के कोई और एरिया में फॉल करे, तो वो क्या है? 4 पार्ट रेड का, 1 पार्ट व्हाइट का, टोटल हो गया 5 और टोटल कितने हैं? 7, तो 5/7 आंसर। अब अगर एमसीक्यू है तो ऐसे आंसर करेंगे, बट अगर एमसीक्यू नहीं होता, इसे ओपन इंडेड क्वेश्चन होता, तो कैसे करते? तो देखिए फिर तरीका बदल जाता स्टूडेंट्स, फिर आंसर लिखने का तरीका ही बदल जाता। अगर ये सेम क्वेश्चन ओपन इंडेड हो जाए तो लिखने के लिए सबसे पहले आपको इवेंट बताना होता है, सो लेट ई बी दी इवेंट ऑफ डाई फॉल इन ग्रीन एरिया। पहले ये बोलते हैं कि ई कोई इवेंट है जिसमें डाई फॉल कर रहा है ग्रीन एरिया में, सो पीई मेरा क्या हो जाता? पी हो जाता क्या? नंबर ऑफ 2/7 आ जाता, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब पी ई डैश निकालते हैं, ई डैश होता है 1 - पीई,
तो ये क्या होता है 1 माइनस 2/7 दैट इज इक्वल टू 5/7। पीई को बोलते हैं, पीई डैश को बोलते हैं डाई डज नॉट फॉल इन ग्रीन। तो ये तरीका अगर होता तो ओपन इंडेड में ऐसे बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन कार्ड नंबर फ्रॉम 23 to 65 आर केप्ट इन अ बॉक्स। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग कार्ड बियरिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 7। अब स्टूडेंट्स एक बात मैं बहुत बार देखता हूं और महसूस करता हूं कि बच्चे क्या करते हैं, जब भी लिखा रहता है कार्ड नंबर फ्रॉम 23 to 65, तो वो क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम के जगह टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या निकालते हैं वो, भैया 65 है, 23 नंबर है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो 42 तो 42 होगा टोटल। अगर ये आप कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, कभी भी ऐसे नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार एक काम कीजिए, पूरा 23 से 65 लिख लीजिए एक पेज पर। आप हमेशा गौर कीजिएगा कि नंबर 43 आएंगी, ना कि 42। टोटल कितनी आएंगी 43। क्यों? क्योंकि 23 भी तो लिखा गया है। जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम ये ध्यान नहीं देते हैं, इसमें सब्सट्रैक्ट करने का सेंस है 23 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। 42 आ रहे हैं तो ये 42 रिजल्ट ही हो गया। लेकिन यहां पर कार्ड नंबर्ड, कार्ड लिखा हुआ है, कार्ड में 23 नंबर लिखा हुआ है। इट मींस ऐसे जब भी आप करिए तो +1 जरूर कीजिए, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपकी 43 होगी। ठीक है, अब एक बार 43 टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। फेवरेबल आउटकम के लिए कौन कौन सा नंबर है, अ कार्ड बियरिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 7। तो मल्टीपल ऑफ 7 अगर ध्यान दीजिए तो क्या है, 7 की टेबल पढ़ लीजिए। तो 7 3 जा 21 नहीं चलेगा, क्योंकि 23 के बाद से नंबर है। तो क्या हो जाएगा 7 4 जा 28, 35, 42, 49, 50, 56 एंड देन 63। इतने सारे नंबर होंगे। तो टोटल कितने हैं 6। तो यानी फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम आपकी कितनी है 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 6/43, ऑप्शन ए। और अगर आप ध्यान दीजिए तो जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो जानते हैं कि बच्चे ये गलती भी करेंगे, राइट। तो ऑप्शन भी इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। कैसे, अगर आप बाय द वे 6 तो आपने ले आया, और अगर आप 42 लेके चलते तो ऑप्शन क्या बनता, आंसर क्या बनता 6/42। काट दीजिए 1/7। देखिए वो भी, अच्छा वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी ऑप्शंस में वैसे भी दे देते हैं। तो ये सब ध्यान रखने की चीज है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, क्वाइट इंटरेस्टिंग। कंसीडर द गिवन टेबल। एज का देखिए अलग पैटर्न पे लिखा गया, बिलो 7, बिलो 10, बिलो 13, बिलो 20, बिलो 16। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है क्लास 10 से 13 की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसे हम लोग प्रॉपर क्लास इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक तो बिलो 7 को छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां बिलो 10 को हम बोल सकते हैं 7 to 10, इसे बनाते हैं 10 to 13, और इसे बनाते हैं 13 to 16। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, ओ एक सेकेंड स्टूडेंट्स, चलो यहां देख लेते हैं, एक मिनट। अच्छा इसे देख लेते हैं यहां से। अब 7 to 10 की जब बात करें, 7 to 10, तो 7 to 10 में हम क्या करेंगे, अब यहां इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस इसके प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 10 - 8। इसमें क्या हो जाएगा 17 - 10। इसके लिए क्या हो जाएगा 24 - 7, 17। सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आया 2, ये आया 7, ये आया 7। तब क्लियर पता चल रहा है 10 to 13 की आंसर क्या हो जाएगी 7। दैट्स इट, आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट असर्शन रीजन, ये देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन होलो हेमिस्फेरिकल बॉल इज 2πr1², 2πr2² एंड πr1² - r2। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब बोलिएगा कैसे, तो जरा देख लीजिए।
ऐसी होती है आपकी क्या, हॉलो हेमिस्फेयर, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं बाहर वाली की रेडियस r1 है और अंदर वाली की रेडियस r2 है। तो अब ऐसे केस में आप देखिए, पहले तो बाहर वक्त, अब अगर इसमें जो पार्ट टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो बाहर की एरिया कर्व एरिया, अंदर की कर्व्ड एरिया और ऊपर का रिंग पार्ट भी तो है। तो अगर आप देखिए बाहर की कर्व्ड एरिया बोलिएगा तो वो क्या आ जाएगा 2πr1 स्क्वायर, फिर अंदर की कर्व्ड एरिया लीजिएगा तो वो क्या होगा 2πr2 स्क्वायर। और ये बाहर की जो एरिया है इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बाहर का सर्कल माइनस इनर सर्कल, तो बाहर सर्कल की एरिया होगी πr1 स्क्वायर माइनस अंदर की πr2 स्क्वायर। अब इसमें अगर आप पाई कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या बनेगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा πr2 स्क्वायर, πr2 स्क्वायर। और ये तो पार्ट एज इट इज आ जाएगा 2πr2 स्क्वायर प्लस 2πr1 स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। एंड रीजन भी देख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया रिप्रेजेंटेड बाय द सरफेस विच आर विजिबल एंड टच्ड, ये बिल्कुल बात सही है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हियर बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नाउ वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है असर्शन इफ 3x y z 20 आर इन एपी देन z इज 15। तो चलिए चेक करते हैं। अगर ये एपी में है तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3, राइट। कॉमन डिफरेंस को डी कंसीडर कर लेते हैं। एंड फिफ्थ टर्म देखिए, ये फिफ्थ टर्म है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सो हमारी फिफ्थ टर्म यहां क्या हो जाएगी, फिफ्थ टर्म इज 20। फिफ्थ टर्म निकालेंगे कैसे, a प्लस 5 माइनस 1d दैट इज इक्वल टू 20। a कितनी है 3, 3 प्लस 4d इक्वल टू 20। 4d मेरी आ जाएगी 20 माइनस 3, d आ जाएगी मेरी 17/4 विच इज इक्वल टू 4.25। सो d हमारी हो गई 4.25। हमें बोला जा रहा है कि z 15 होना चाहिए, तो चलिए z को ही निकाल कर देखते हैं। z मेरी फोर्थ टर्म है, इट मीन्स a4 निकालते हैं। a4 क्या होगा a प्लस 3d, a हमारी कितनी है, a हमारी 3 है और 3d कितनी हो जाएगी 4.25, मल्टीप्लाई किए 3 प्लस 12.25, सॉल्व किए सॉरी 12.75, सॉल्व किए तो कितनी आ गई 15.75। अरे हमारी z जो है वो तो 15.75 होनी चाहिए, बट यहां कितनी दी गई है 15, मीन्स असर्शन इज फॉल्स। अब असर्शन फॉल्स है तो रीजन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है। अब देख भी लीजिए रीजन सही भी है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी इसमें, ऑप्शन डी। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस को के कैलकुलेशंस हम कैसे कैसे करते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपको मैं क्विकली रिमाइंड कर देता हूं कुछ कैलकुलेशंस को, लाइक दिस वन, यानी कभी कभी अगर बड़े स्क्वायर्स आपके पास हो जो याद ना हो तो उसको आप a प्लस बी और a माइनस बी के भी फॉर्मेट में बदल सकते हैं। फिर जब स्क्वायर्स छोटे हों आप इजीली याद कर सकते हैं, आपको इजीली रिमेंबर रहती है तो आप डायरेक्टली भी पुट करके बना सकते हैं। फिर हमने ये क्वेश्चन भी देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। सो यहाँ पर के भी कैलकुलेशंस देखें, पाई को हमने कॉमन लेकर सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन ही एक था जो टाइम टेकिंग था। बाकी सारे क्वेश्चंस को अप्रोच को ये भी हमने कैलकुलेशन का एक पार्ट सीखा, जिसमें जब भी ऐसा हो तो एलसीएम ये सब हर बार नहीं लेते हैं, कभी कभी बिना एलसीएम के भी काम करते हैं। सो चलिए आज की क्लास यहीं तक, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ओके। एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में।